हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने कक्षा 12वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए यह वीडियो स्पेशली तैयार किया है। हमने इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान और पुस्तक भाग 2 और अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस चैप्टर से हमने एमसीक्यू के रूप में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर हम आ गए हैं, जो हर साल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इसे नोट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, अगर आप में से भी कोई सरकारी नौकरी जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, और समय ना गवाते हुए आइए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा इलाका भारत के पश्चिम में था। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों, आपको बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ था साथ ही साथ जो है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग प्रांत यानी कि बंटवारा हो गया था और दो अलग अलग क्षेत्र में बंट गया था, जिसमें पाकिस्तान जो है एक पाकिस्तान पश्चिम में था और भारत में एक पाकिस्तान का हिस्सा रह गया था दोस्तों, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं और इसे वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। तो इस बांग्लादेश को कभी जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में जो है मुस्लिम जनसंख्या के लोग रहते थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। ठीक है दोस्तों, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी कौन को क्या कहलाएगा? यहाँ दोस्तों को आएगा। ठीक है, तो भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है यानी बहुसंख्यक है और हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो सिख और ईसाई, बौद्ध, पारसी और यहूदी धर्म जो है मुस्लिमों धर्म से भी बहुत कम मात्रा में है। तो दोस्तों, इसको डेफिनेटली जो है अल्पसंख्यक ही कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या भारत में यानी सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, यहूदी जैसे धर्मों की संख्या भारत में बहुत कम है और इसको मुस्लिम अल्पसंख्यक की तरह ही जो है इसको भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पसंख्यक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो दोस्तों, जी हाँ, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। दूसरी तरफ छोटे छोटे रजवाड़े थे। ठीक है, इस पर किसका शासन था? तो दोस्तों, बता दें, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय भारत में तकरीबन 565 रजवाड़े हुआ करते थे। ये आंकड़े ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेते हैं पेपर में कि स्वतंत्र भारत से पहले जो है भारत में कितने रजवाड़े जहां पर राजा लोग शासन करते थे, तो उनकी संख्या थी 565। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, दूसरी ओर छोटे छोटे रजवाड़े थे और इन पर राजा का शासन था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजाओं का शासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये दोस्तों, ये जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये पेपर में जो है ना पूछा जाता है। या तो पेपर में पूछेंगे चिर प्रतीक्षित जो है ना ये पूछ लेंगे हिंदी में, या फिर अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी भाषण दिया था। तो इसको किसने दिया था? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जो है ये चिर प्रतीक्षित या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ये भाषण दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 1947 में आज़ादी बंटवारे के साथ मिली, यह वर्ष भारत पाकिस्तान के लिए था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के शासन से,
15 अगस्त 1947 में, तो साथ ही साथ भारत के दो टुकड़े भी हुए थे। ठीक है, और इस आज़ादी के बाद जो विभाजन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इस विभाजन की हिंसात्मक घटना घटी थी और लड़ाई दंगे फसाद हुए थे। बहुत ही ज़्यादा जो है ना लोग मारे गए थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो सीमा के एक पार और दूसरी पार से जो है ना एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, और इसीलिए जो है भारत में हिंसा का माहौल ज़्यादा पैदा हो गया था और एक दूसरे के लिए मार धार पर उतर गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। अभूतपूर्व हिंसा हुई और विस्थापन का त्रासदी वाला साल था, यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा वाला साल था दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा जो है दुखद वाला समय था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थी। तो दोस्तों बता दें, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश आज़ाद होते ही जो है भारत के सामने 3 मुख्य चुनौती थी। अब 3 मुख्य चुनौती कौन कौन सी थी दोस्तों, तो बता दें, पहली थी भारत में विकास करने की, दूसरा था देश में अखंडता और एकता का सम्मान करने, यानी कि किस तरीके से लोगों को एक करके रखा जाए, ये चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी दोस्तों एक प्रकार से जो है शरणार्थियों की। ठीक है, शरणार्थी की बहुत सारे जनसंख्या में लोग आ रहे थे, तो उनको किस प्रकार से रोका जाए, बहुत सारी मतलब चुनौती थी, लेकिन मुख्य रूप से जो है 3 चुनौती उस समय ज़्यादा सामने खड़ी थी नेताओं के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 3 चुनौती थी। ठीक है, सॉरी 3 चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी मुख्य चुनौती किसे कहा गया। तो जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होते ही एक मुख्य चुनौती ये भी थी नेताओं के सामने कि जो 565 रजवाड़े थे उनको भारत में किस प्रकार से जो है ना विलय किया जाए अथवा शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से चैलेंज था, यानी चुनौती थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रजवाड़ों की समस्या या चुनौती। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। तो दोस्तों जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत के 2 टुकड़े हो गए थे, भारत पाकिस्तान बना, और इस कारण से लोग जो पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू लोग भारत आ रहे थे, भारत से बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे थे। तो इस बीच दोस्तों बता दें 80 लाख लोग जो है एक प्रकार से सीमा के इस पार से उस पार जाने पर विवश थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी आंकड़े थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना लोग अपने घर बार छोड़कर जो है ना एक दूसरे के इलाके में जाने पर विवश थे। ठीक है, खुशी खुशी तो नहीं जा रहे थे, लेकिन एक प्रकार से जैसे धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था तो लोग एक प्रकार से जाने पर विवश थे, यानी मजबूर थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत विभाजन के कारण कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो दोस्तों जब भारत का विभाजन हुआ था तो तकरीबन 5 से 10 लाख लोग जो है वो मारे गए थे सीमा के आसपास। ट्रेन जब आती जाती थी एक दूसरे के इलाकों में तो ट्रेनों में लाशों से भर के गाड़ियाँ जो है जाती आती थी दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एक प्रकार से लोग मारे गए थे विभाजन के कारण। ठीक है, तो 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे उस समय के, बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, स्वाभाविक रूप से किस प्रकार का राष्ट्र होना चाहिए भारत को। तो दोस्तों जैसा कि भारत जो है मतलब जब देश आज़ाद हुआ था और बंटवारा हुआ था तो बंटवारे का जो आधार बनाया गया था वो था धर्म। जिस इलाके में मुस्लिम लोग के संख्या ज़्यादा थी, यानी मुस्लिम धर्म ज़्यादा थे, उसे पाकिस्तान नाम किया गया, और जिस इलाके में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी तो उसे जो है हिंदुस्तान घोषित किया गया। तो दोस्तों इस हिसाब से भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछ सकता है, ये माइंडेस्ट क्वेश्चन है, यानी आपसे एक प्रकार से आपकी राय लेकर पूछे जा सकते हैं कि भारत तो धर्म के आधार पर एक तरह से आज़ाद हुआ था और बंटवारा हुआ था, तो इस हिसाब से भारत को कौन सा राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार बनाया गया। तो दोस्तों आधार जो था इसका धर्म आधार था, यानी जिस इलाके में जिसकी जोन से धर्म की संख्या ज़्यादा थी उस इलाके को उसी धर्म के हिसाब से जो है बांटा गया। जैसे
मुस्लिम इलाके की संख्या पाकिस्तान इलाके में ज़्यादा थी तो उसे पाकिस्तान घोषित किया गया, और हिंदुओं की जनसंख्या जो है भारत में ज़्यादा थी तो इसे हिंदुस्तान घोषित किया गया। ठीक है, तो जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है वो धार्मिक बहुसंख्यक, यानी जिस धर्म की संख्या ज़्यादा जहाँ थी उसे उस प्रकार का इलाका घोषित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, धार्मिक बहुसंख्यक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा थी, वे चाहते तब भी यहाँ से नहीं जा सकते थे, यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये जो कथन है वो जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका कहना था कि भारत में मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया जा सके तो भी यह संभव नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर याद रखिएगा, इसका जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सन 1947 में दो राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आया, जिसे हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहते हैं, यह किस कारण हुआ? तो दोस्तों ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण हुआ था। किस कारण दोस्तों? द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो यहाँ पर रखना याद रख दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही? तो दोस्तों द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है वो दोस्तों बता दे मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र यानी कि अपनी अलग राष्ट्र बनाने की बात, यानी कि दो राष्ट्र बनाने की बात यहाँ पर की थी। तो मुस्लिम लीग ने अपना प्रस्ताव भी सामने रखा था और इस प्रस्ताव को पास करके ही जो है एक तरह से पाकिस्तान अलग प्रांत बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधी फैसले के विरोध में किस नेता ने अपनी जान गंवाई? तो दोस्तों बता दें, भाषा के आधार पर भारत से एक नए राज्य के मांग के लिए जो है अनशन पे बैठे थे, यानी विरोध किया था, और इस पर श्री रामलू पोट्टी जो है, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के जो है मंत्री माने जाते हैं, इन्होंने एक प्रकार से भाषा के विरोध में जो है अपनी जान गंवाई थी, यानी अनशन पर बैठे थे, और ये एक प्रकार से अनशन इनका जो है सफल ही रहा था, जिस कारण से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य जो है बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो अलग राज्य का दर्जा है वो सन 1951 में आई थिंक से बना था दोस्तों, आंध्र प्रदेश अलग राज्य। लेकिन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से श्योर नहीं हूं, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कि आंध्र प्रदेश अलग राज्य दर्जा कब मिला था। तो मैं श्योर नहीं हूं, बट 1951 जो है मुझे जहां तक लग रहा है, तो प्लीज़ अगर आप लोग को पता है तो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब अपनाया था? तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग जो है सन 1953 में अपनाया था दोस्तों, यानी कि बनाया था, जिसमें नए नए राज्यों को बनाने की मांग और राज्यों की समस्याओं का जो है ना समाधान निकालने के लिए ये आयोग की स्थापना की गई थी सन 1953 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 565 रजवाड़े उस समय थी, देश आज़ाद होने से पहले। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हैदराबाद के निजाम 1947 में भारत के विभाजन के दौरान क्या घोषणा की? तो दोस्तों जैसा कि भारत आज़ाद हुआ था उस समय रजवाड़ों के जो राजा लोग थे उनको एक प्रकार से फैसला लेने का अधिकार छोड़ा गया था कि वो देश आज़ाद हो चुके हैं, और देश आज़ाद होने के साथ ही या तो वो भारत के साथ अपना प्रस्ताव रख सकता है, यानी भारत के साथ जुड़ सकता है, या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकता है, या चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो ऐसे में हैदराबाद के जो निजाम है उन्होंने ना भारत में शामिल होने के पक्ष पर बात कही और ना ही पाकिस्तान, वो उन्होंने जो है स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, हैदराबाद के निज़ाम भारत में शामिल नहीं होने के पक्ष पे जो है बात रखे थे, और इन्होंने स्वतंत्र रहने का अपना विचार रखा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्वतंत्र रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, इस पर संपूर्ण देश में क्या हुआ? तो दोस्तों इसका विरोध हुआ था पूरे देश में,
जब ये बात एक प्रकार से संविधान में उठाया गया था सरकार द्वारा कि भैया भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होगा या फिर पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, तो दोस्तों इसका विरोध हुआ था पूरे देश भर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात है यानी सिद्धांत है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो है ना समर्थक थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? यानी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के नेता थे? दोस्तों भारतीय जनसंघ पार्टी के नेता थे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों जब कश्मीर पर एक प्रकार से पाकिस्तानियों ने जो है पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, आतंकवाद जो है सप्लाई किया जा रहा था, तो ऐसे में कश्मीर खतरे पे आ गया था। तो कश्मीर के उस समय राजा थे हरी सिंह, तो हरी सिंह ने भारत पर विलय होने के पक्ष पर जो है अपना हस्ताक्षर किए थे। तो उन्होंने जिस पेपर पर हस्ताक्षर किए थे उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। तो यहाँ पर राजा हरी सिंह सही हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन डी, राजा हरी सिंह ने ये एक प्रकार से हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सन 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार बनाया गया था। तो दोस्तों 1956 में भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन आधार है वो भाषा के आधार पर जो है बनाया गया था। यानी कि अगर राज्यों का गठन होगा या राज्य नया बनाया जाएगा तो भाषा के आधार पर ही बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत में लौह पुरुष की संख्या किसे कहा जाता है या किसे दी गई है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में लौह पुरुष के नाम से आयरन मैन जिसे हम कहते हैं सरदार वल्लभ पटेल जो है जाने जाते हैं। और इनके जो है ये क्या कहते हैं, गुजरात के जो है जो एक प्रकार से नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर जो है एक तरह से बांध पर जो है इनकी भारत में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो इसे भारत के आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो दोस्तों बता दें, भारतीय संविधान ने भाषा को जो है यानी राज्य भाषा को जो दर्जा दिया गया था वो हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ध्यान रखना, राष्ट्र भाषा नहीं दोस्तों, यहाँ राज्य भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये ध्यान रखना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों बता दें, इंदिरा गांधी के शासन काल में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके शासनकाल में नहीं दोस्तों, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी सही नजर आ रहा है दोस्तों, इंदिरा गांधी के शासनकाल पे इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगीकरण पर जो है ना ज़्यादा बल दिया गया था? दोस्तों बता दें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योगों के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के क्लास के आखिरी प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो मंत्रिमंडल बनाए गए थे, जिसमें अगर गृह मंत्री की बात करें तो सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ पटेल। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्लास के 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न।
तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा और इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।